गुड आफ्टरनून स्टूडेंट्स, वेलकम टू SRS IAS एंड लॉ एकेडमी। पिछली जो हमारी क्लास थी उसमें हम मेकिंग ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन जो है वो कर रहे थे और हमने जो है शेड्यूल जो है वो स्टार्ट कर दिए थे। ठीक है, तो जो आज वाली और कल वाली जो क्लास होगी वो शेड्यूल्स के बारे में होगी और उसी के साथ आपकी मेकिंग ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन जो है वो ख़त्म हो जाएगी। ठीक है, कल वाली जो शेड्यूल वाली क्लास होगी उसमें मैं जो आपको जो है शेड्यूल 9 जो है उसके बारे में करवाऊंगा और केशव नंदा भारती केस जो है IR कोयलो केस और केशव नंदा भारती केस उसके बारे में कल की क्लास में जो है डिस्कशन करेंगे। उसके अलावा कल की क्लास देखने से पहले हमारे उस पे YouTube चैनल पे मेघा मैम का लेक्चर पड़ा हुआ है एक, उसके ऊपर IR कोयलो केस जो है उन्होंने वो समझाया हुआ है उस पर, तो आप उसको भी अगर देखना चाहो तो पहले वो क्लास भी आप देख के आ सकते हो। 10 या 15 मिनट की वो जो क्लास है वो होगी, तो वो आप पहले देख लेना, आपको थोड़ी सी जो अंडरस्टैंडिंग जो है IR कोयलो केस के बारे में वो पहले से हो जाएगी। तो आज की क्लास में हम जो है शेड्यूल 3 जो है वो हमने शेड्यूल 3 से हमने आज की क्लास जो है स्टार्ट करनी है। तो लिखो शेड्यूल 3, शेड्यूल 3। और इन दो क्लासेस के बाद आपका ये जो मेकिंग ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन जो है वो खत्म हो जाएगा, एक आज वाली क्लास और एक कल वाली क्लास। और इसी के साथ आपके लक्ष्मीकांत के ऑलमोस्ट हमने 10 से 11 चैप्टर्स जो है वो हमारे फिनिश हो जाएंगे। ठीक है, तो लक्ष्मीकांत में आप देख सकते हो कौन कौन सा चैप्टर इसके बाद मेकिंग ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन के बाद आपके कौन कौन से जो ये हैं चैप्टर्स जो है वो फिनिश हो जाएंगे। एक है आपका हिस्टोरिकल बैकग्राउंड, मेकिंग ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन, ठीक है, और सेलिएंट फीचर्स ये हमने कर लिया है, 3 चैप्टर्स ये। चौथा आपका अमेंडमेंट ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। मेरी बुक में ऑलमोस्ट 71 चैप्टर्स जो हैं वो दिए हुए हैं और आपकी बुक में चैप्टर्स जो हैं वो ज़्यादा हो सकते हैं। मेरी बुक में 71 चैप्टर्स हैं, आपकी बुक में मे बी 75 से 80 के बीच में चैप्टर्स जो हैं वो हो सकते हैं। ठीक है, अगर आप लक्ष्मीकांत से पढ़ रहे हो तो ये हो गया हमारा अमेंडमेंट प्रोसीजर, हमने कर लिया कि किस तरीके से अमेंडमेंट जो है कॉन्स्टिट्यूशन में की जाती है। और उसके अलावा हमने जो हमारा फेडरल सिस्टम है वो हम कवर कर चुके हैं। और उसके अलावा हम आज की क्लास में जो है हम कवर कर लेंगे शेड्यूल एंड ट्राइबल एरियाज, ये हम कवर कर लेंगे। ठीक है, और उसके अलावा लैंग्वेज वाले 2 चैप्टर होते हैं, 2 चैप्टर्स जो है ऑफिशियल लैंग्वेज, हाँ ये आज की क्लास में हम ये कवर कर लेंगे। और जो कल वाली 2 क्लासेस होंगी उसमें 1 या 2 चैप्टर्स जो है कल वाली जो आपकी क्लास आएगी उसमें 1 या 2 चैप्टर्स आपके वो कवर हो जाएंगे। आई थिंक उसमें आपका कवर होगा बेसिक स्ट्रक्चर जो है, शायद कल वाली क्लास में आपका बेसिक स्ट्रक्चर जो है वो कवर हो जाए। ठीक है, तो अभी मैंने कल वाली क्लास जो है प्रिपेयर नहीं की है, जब मैं प्रिपेयर कर लूँगा तो मैं आपको बता दूंगा कि यहाँ बेसिक स्ट्रक्चर जो है उसमें कवर हो रहा है या फिर नहीं हो रहा, या फिर मुझे बेसिक स्ट्रक्चर के लिए क्योंकि केशव नंदा भारती केस में बेसिक स्ट्रक्चर जो है वो बताया गया था, तो उसके लिए मैं देखूंगा कि जो कल वाली क्लास से अगर आपको रेलिवेंट होगा तब तो फिर तो उसी में करवा दिया जाएगा। अगर कल वाली क्लास से वो रेलिवेंट चीज़ जो है वो रेलिवेंट नहीं होगी तो उसके लिए अलग से क्लास जो है वो लगाई जाएगी। ठीक है, तो ऑलमोस्ट 10 से 11 चैप्टर्स जो है वो आपके ख़त्म हो गए हमारे। ये जो हमारी ये जो अभी जो 1 हफ्ते में हमने जो क्लासेस जो हैं वो लगाई हैं, उसके बाद जो आपका चैप्टर बचता है जैसे फंडामेंटल राइट्स हो जाता है, इसके लिए 7 से 8 क्लासेस जो होती हैं वो चाहिए होती हैं। ठीक है, तो ये चैप्टर हो गया, या फिर आपका ये पार्लियामेंट्री वाला चैप्टर हो गया। ठीक है, ये कुछ टॉपिक्स होते हैं जिनमें से क्वेश्चंस जो हैं वो ज़्यादा पूछे जाते हैं, इसी वजह से इनको थोड़ा इलेबोरेटिवली जो है वो करवाना पड़ता है। ठीक है, तो ये क्लासेस जब ये चैप्टर शुरू होंगे फिर आपके 4-4, 5-5 दिन जो है वो एक चैप्टर को लगेंगे। ठीक है, ये चैप्टर्स अभी छोटे थे तो इस वजह से हमने जल्दी फिनिश कर लिए। तो लिखो शेड्यूल 3। शेड्यूल 3 जो है वो बात करता है ओथ्स एंड अफर्मेशन की। लिखो शेड्यूल 3, इट टॉक्स अबाउट oaths and form of oaths. It talks about form, FORM, form of oaths and affirmation. तो इसमें जो oaths and affirmation किन किन की oath की बात की गई है वो आपके लिए इंपॉर्टेंट नहीं है। ठीक है,
पहले ही बता रहा हूँ आपके लिए इंपॉर्टेंट नहीं है। बेसिकली 3 टाइप्स की ओथ होती हैं यहाँ पे। एक प्रेसिडेंट के लिए अलग ओथ होती है, आपके जो मिनिस्टर्स होते हैं उनके लिए अलग ओथ होती है, और जो आपके वाइस प्रेसिडेंट होते हैं उनके लिए अलग ओथ होती है। ठीक है, तो ये 3 टाइप्स की ओथ जो है हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में मेंशन है, और इन्हीं यही 3 टाइप की ओथ जो होती हैं ये ली जाती हैं। ठीक है, जो आपके मिनिस्टर्स होते हैं उनको 2 ओथ लेनी होती है, एक ओथ ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन, दूसरी होती है ओथ ऑफ द सीक्रेसी। ठीक है, तो जितने भी आपके मिनिस्टर्स होते हैं, चाहे एमएलए हो जाएं या फिर आपके ये हो जाएं, क्या कहते हैं, एमपीज हो जाएं, ठीक है, उनको 2 ओथ जो होती हैं वो लेनी पड़ती हैं। एग्जाम में कहीं नहीं पूछा जाएगा आपसे कौन कितनी ओथ लेता है, और ये जो शेड्यूल 3 में जो ओथ्स दी गई है कि किन किन लोगों के लिए दी गई है, ये भी नहीं आपसे पूछा जाएगा, लेकिन मैं फिर भी आपको लिखवा रहा हूँ। ठीक है, पूछा बिल्कुल नहीं जाएगा, स्पेशली वहां पे लिख लेना नॉट इंपॉर्टेंट। ठीक है, बस इतना पता होना चाहिए कि शेड्यूल 3 किसकी बात करता है, शेड्यूल 3 ओथ की बात करता है, शेड्यूल 1 किसकी बात करता है, शेड्यूल 1 नेम्स ऑफ द स्टेट, यूनियन और यूनियन टेरिटरी इसकी बात करता है, शेड्यूल 2 किसकी बात करता है, शेड्यूल 2 एम्यूलमेंट्स और आपके अलायंसेस और एम्यूलमेंट अलायंसेस, और तीसरी चीज एक और थी प्रिविलेजेस। ठीक है, इन तीनों की बात करता है आपका शेड्यूल 2। बस इतना पता होना चाहिए कि हाँ ये चीज जो है इसकी बात करती है। उसके अलावा शेड्यूल 2 में जो मैंने आपको चार्ज अपॉन और चार्ज फ्रॉम वाली चीज बताई थी वो आपके लिए इंपॉर्टेंट है। ठीक है, उस वजह से उसमें मैंने स्पेशली आपको मेंशन करवाया था कि किस किस की सैलरीज वगैरह जो है वो वहां पे मेंशन होती है, इस वजह से वो चीज जो थी वो इंपॉर्टेंट थी। लेकिन शेड्यूल 3 में किन किन की ओथ की बात की गई है इंपॉर्टेंट नहीं है, लेकिन लिखवा रहा हूं, लिख लो। सबसे पहले यूनियन मिनिस्टर्स, यूनियन मिनिस्टर्स। थर्ड लिखो कैंडिडेट्स फॉर द इलेक्शन ऑफ पार्लियामेंट, कैंडिडेट्स फॉर द इलेक्शन ऑफ पार्लियामेंट। ऐसे कैंडिडेट्स जो पार्लियामेंट की इलेक्शन लड़ने जा रहे हैं, ठीक है, अभी जीतते नहीं है, लड़ने जा रहे हैं, उनको भी ओथ लेनी होती है। थर्ड लिखो मेंबर ऑफ पार्लियामेंट, अब जो मेंबर ऑफ पार्लियामेंट बन जाते हैं उनको भी ओथ लेनी पड़ती है। फोर्थ लिखो जजेस ऑफ सुप्रीम कोर्ट, जजेस ऑफ सुप्रीम कोर्ट। नेक्स्ट लिखो कैग, कंट्रोलर एंड ऑडिटर जनरल ऑफ इंडिया, कंट्रोलर COMPTROLLER, कंट्रोलर एंड ऑडिटर AUDITOR, ऑडिटर जनरल ऑफ इंडिया GENERAL। नेक्स्ट लिखो स्टेट मिनिस्टर्स, स्टेट मिनिस्टर्स वही जो MLA जो होते हैं, जो मिनिस्टर बन जाते हैं उनको स्टेट मिनिस्टर्स कहा जाता है। जैसे पंजाब का जो फाइनेंस मिनिस्टर होगा वो स्टेट मिनिस्टर है, पंजाब का जो क्या कहते हैं होम मिनिस्टर होगा वो स्टेट मिनिस्टर होगा। ठीक है, तो ये लोग जो होते हैं इनको स्टेट मिनिस्टर्स कहा जाता है। नेक्स्ट लिखो कैंडिडेट्स फॉर द इलेक्शन ऑफ स्टेट लेजिस्लेचर, वो कैंडिडेट्स जो स्टेट लेजिस्लेचर में इलेक्शंस जो है वो लड़ने जा रहे हैं उनको ओथ लेनी होती है। नेक्स्ट लिखो मेंबर्स ऑफ स्टेट लेजिस्लेटिव, जितने भी आपके MLA जो होते हैं उनको ओथ लेनी पड़ती है। लास्ट लिखो जजेस ऑफ हाई कोर्ट, जजेस ऑफ हाई कोर्ट। तो ये 9 लोग बन गए, पहला यूनियन मिनिस्टर, सेकंड कैंडिडेट फॉर इलेक्शन टू द पार्लियामेंट, थर्ड है मेंबर ऑफ पार्लियामेंट, फोर्थ है जजेस ऑफ सुप्रीम कोर्ट, फिफ्थ है कंट्रोलर जनरल ऑफ इंडिया, कंट्रोलर एंड ऑडिटर जनरल ऑफ इंडिया, सिक्स्थ है स्टेट मिनिस्टर्स, 7 है कैंडिडेट फॉर इलेक्शन टू द स्टेट लेजिस्लेचर, 8th है मेंबर्स ऑफ स्टेट लेजिस्लेचर, और 9th है आपका जजेस ऑफ हाई कोर्ट। ठीक है, तो इनको जो है इनकी ओथ जो है वो शेड्यूल 3 में मेंशन है। ठीक है, नेक्स्ट लिखो शेड्यूल 4, शेड्यूल 4। शेड्यूल 4 आपकी बात करता है एलोकेशन ऑफ सीट्स इन राज्यसभा, एलोकेशन ऑफ सीट्स इन राज्यसभा, कि राज्यसभा की जो सीट्स हैं वो किस तरीके से एलोकेट की जाएंगी, उसकी बात कौन करता है आपका शेड्यूल 4। जो शेड्यूल इंपॉर्टेंट है वो भी बता देता हूं। शेड्यूल 1 है वो आपका इंपॉर्टेंट है। ठीक है, शेड्यूल 2 भी इंपॉर्टेंट है, इंपॉर्टेंट वो इस वजह से हो जाता है क्योंकि उसमें चार्ज ऑन और चार्ज फ्रॉम की बात की हुई है। ठीक है, इस वजह से वो इंपॉर्टेंट है। शेड्यूल 3 नहीं इंपॉर्टेंट, शेड्यूल 4 नहीं इंपॉर्टेंट, शेड्यूल 5 और 6 बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। ठीक है, शेड्यूल 7 इंपॉर्टेंट है, लिस्ट सिस्टम एज इट इज ही पूछ लिया जाता है कि लिस्ट सिस्टम जो है किसमें दिया हुआ है। शेड्यूल 8 इंपॉर्टेंट है, शेड्यूल 9 इंपॉर्टेंट है, शेड्यूल 10 इंपॉर्टेंट है, 11 और 12 जो है वो भी इंपॉर्टेंट है। बस इंपॉर्टेंट का मतलब ये है कि आपको ये पता होना चाहिए कि कौन से शेड्यूल में कौन सी चीज आ रही है। ठीक है, जैसे कि यूपीएससी सवाल जो है वो किस तरीके से पूछती है कि शेड्यूल 1 एक साइड पे शेड्यूल 1 दे दिया जाएगा, शेड्यूल 2, शेड्यूल 3 ये रोमन्स में होते हैं, शेड्यूल 4। ठीक है, दूसरी साइड पे ये दे दिया जाएगा कि शेड्यूल 1 किसकी बात करता है, यूनियन की। ठीक है,
शेड्यूल 2 किसकी बात करता है, एम्यूलमेंट्स। शेड्यूल 3 किसकी बात करता है, ओट्स की। और शेड्यूल 4 किसकी बात करता है, एलोकेशन ऑफ स्टेट, एलोकेशन ऑफ सीट्स इन राज्यसभा। ठीक है। नेक्स्ट यहाँ पे आपको ऑप्शन दिए जा सकते हैं। ऑप्शन 1 कि ये है आपका A B C D 1 2 3 एंड 4। मैच द फॉलोइंग करो कि कौन सा ऑप्शन जो है वो करेक्ट है। ठीक है, तो उसके अकॉर्डिंग इस तरीके से आपको सवाल जो है शेड्यूल्स में से पूछे जाते हैं। ठीक है, या डायरेक्टली पूछ लिया जाएगा कि जो हमारा कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया है वो लिस्ट सिस्टम की बात करता है, तो लिस्ट सिस्टम जो है कौन से शेड्यूल में दिया हुआ है। ठीक है, इस तरीके से आपको सवाल जो है प्री में इस तरीके से सवाल जो है वो आ सकते हैं। मेंस में इस पे ऐसा जितने सवाल डायरेक्टली शेड्यूल पे सवाल नहीं बनते, जो शेड्यूल में चीजें दी गई हुई हैं उन पे सवाल जो है वो बनते हैं। ठीक है, जैसे अभी शेड्यूल 5 और 6 करेंगे तब बताऊंगा। ठीक है, तो लिख लो शेड्यूल 4 पहले, एलोकेशन ऑफ सीट्स इन राज्यसभा। एलोकेशन ऑफ सीट्स इन राज्यसभा, तो वो मैंने पिछली क्लास जो थी जिसमें मैंने आपको पंजाब का एग्जांपल लेके बताया था कि पंजाब में कितनी सीट्स हैं एमएलएस की, 117। ठीक है, ये मान लो 117 एमएलएस है। ठीक है, अब राज्यसभा के इलेक्शन होने हैं, तो राज्यसभा की पंजाब में सीट्स कितनी है, 7। ठीक है, तो क्या होगा कि पंजाब को 7 पार्ट्स में, 7 कॉन्स्टिट्यूएंसीज में डिवाइड कर दिया जाएगा। 3 4 5 6 और ये 7। ठीक है, अब यहां पे जितने एमएलएज आ रहे थे वो इस पर्टिकुलर यहां पे इस कॉन्स्टिट्यूएंसी में जो राज्यसभा का मेंबर जो खड़ा होगा, कांग्रेस की तरफ से खड़ा होगा या उसकी तरफ से खड़ा होगा, बीजेपी की तरफ से या अकालियों की तरफ से, तो ये जो एमएलएज जो होंगे ये उसको वोट डालेंगे। ठीक है, अब ये एलोकेशन किस तरीके से होनी है कि कितने एमएलएज कितने पार्ट जो है वो इसमें आएगा, ये जो चीज है ये आपकी दी हुई है शेड्यूल 4 में। ठीक है, नेक्स्ट लिखो शेड्यूल 5 जो इंपॉर्टेंट है। शेड्यूल 5 और 6 में आपको एक साथ समझा रहा हूं क्योंकि दोनों कंफ्यूजिंग है। दूसरा, इसकी तैयारी करने का तरीका ये होता है, जैसे आपका ये होता है प्रेसिडेंट और गवर्नर होता है ना, उसकी पावर्स जो होती हैं वो एक जैसी होती है, मतलब फंक्शंस जो होते हैं उसके एक जैसे होते हैं। जो फंक्शंस प्रेसिडेंट सेंटर में परफॉर्म कर रहा होता है वही फंक्शंस गवर्नर आपका स्टेट में परफॉर्म कर रहा होता है। अब दोनों की जो चीजें जो होती है ना एक दूसरे से मिक्स करती हैं। ठीक है, तो उस वजह से उसकी प्रिपरेशन जो होती है वो इस तरीके से करनी होती है कि दोनों को एक साथ प्रिपेयर करो। ठीक है, एक साइड पे अपना प्रेसिडेंट लिख लो, दूसरी साइड पे गवर्नर लिख लो। जो पावर्स जो आर्टिकल्स प्रेसिडेंट से रिलेटेड है वो इधर लिखो, जो गवर्नर से रिलेटेड है वो उधर लिखो। ठीक है, दोनों का कंपैरिजन करके पढ़ोगे तो चीजें जो है वो इजीली याद रहती हैं। ठीक है, अब करते हैं शेड्यूल 5 और शेड्यूल 6। SCHEDULE शेड्यूल। ठीक है, एक है आपका शेड्यूल 5, दूसरा है शेड्यूल 6। जो आपका शेड्यूल 5 है वो बात करता है शेड्यूल एरियाज की। ठीक है, कि शेड्यूल ए, इसमें मतलब जो भी प्रोविजंस आएंगी वो आएंगी एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ, ऐसे समझो कि शेड्यूल 5 जो है वो डील करता है प्रोविजंस रिलेटेड टू एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ शेड्यूल 5 एरियाज या ऐसे एरियाज या शेड्यूल एरियाज। ठीक है, ये सिर्फ शेड्यूल एरियाज की बात करते हैं। ये वाला जो शेड्यूल है ये आपका शेड्यूल ट्राइबल एरियाज की बात करता है। ठीक है, तो ये किसकी बात करेगा, शेड्यूल एरिया की, शेड्यूल एरिया। ये किसकी बात करेगा, शेड्यूल ट्राइब्स की, ट्राइबल एरियाज की, ट्राइबल एरियाज। ठीक है, अब शेड्यूल एरिया कौन सा होगा या ट्राइबल एरिया कौन सा होगा वो डिक्लेयर कौन करेगा, वो डिक्लेयर करेगा प्रेसिडेंट। ठीक है, प्रेसिडेंट। उसके अलावा प्रेसिडेंट जो है वो खुद से कुछ भी नहीं करता। प्रेसिडेंट जो है, प्रेसिडेंट की अपनी डिस्क्रिप्शन जो है वो नहीं होती कॉन्स्टिट्यूशनल मैटर्स में। ठीक है, तो प्रेसिडेंट को जो कुछ भी डिसीजन लेना होता है वो लेना होता है विद एन एड एंड एडवाइस ऑफ काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स। ठीक है,
तो प्रेसिडेंट विद द एड एंड एडवाइस ऑफ काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स वो जो है वो एक पर्टिकुलर एरिया को क्या डिक्लेयर करेगा कि वो एरिया जो है वो शेड्यूल एरिया होगा, ठीक है। सेम ऐसे ही प्रेसिडेंट विद एन एड एंड एडवाइस ऑफ काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स क्या करेगा, किसी एक पर्टिकुलर एरिया को जो है वो ट्राइबल एरिया डिक्लेयर करेगा, ठीक है। किसकी मदद से? विद एड एंड एडवाइस ऑफ काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स। ये कौन सी पावर होती है? ये आई थिंक आर्टिकल 74 में जो है वो पावर जो है प्रेसिडेंट को दी हुई है, ठीक है, कि वो एड एंड एडवाइस ऑफ काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स पे काम करेगा, ठीक है। सेम ऐसी ही पावर जो होती है वो दी गई होती है गवर्नर को, ठीक है, कि गवर्नर जो है वो आई थिंक पावर दी होती है आर्टिकल 173 में, ठीक है। आर्टिकल 173 जो है वो बात करता है कि गवर्नर के पास जो है वो डिस्क्रिशन जो होगी क्या कहते हैं, हाँ सॉरी, गवर्नर की पावर जो है वो इस तरीके से है कि गवर्नर जो है एड एंड एडवाइस पे काम करेगा विद एन एड एंड एडवाइस ऑफ काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स। कौन से काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स? जिस स्टेट में वो गवर्नर लगा हुआ है, ठीक है। अब काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स कौन होते हैं वो समझ लो। मान लो कि आपकी जो है पार्लियामेंट बनी, ठीक है, पार्लियामेंट में क्या है आपकी लोकसभा है, ठीक है। लोकसभा में कोई पार्टी जो है एक पार्टी जीत गई, मान लो बीजेपी जीत गई, बीजेपी जीत गई, ठीक है। अब बीजेपी क्या करेगी? बीजेपी अपनी काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स बनाएगी, ठीक है। काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स में वो मिनिस्टर्स होते हैं जिनको एक पर्टिकुलर जो डिपार्टमेंट जो है वो देना होता है। जैसे साइंस का डिपार्टमेंट हो गया, ठीक है, डिपार्टमेंट ऑफ साइंस, डिपार्टमेंट ऑफ मिनिस्ट्री ऑफ माइटी, मिनिस्ट्री ऑफ इलेक्ट्रॉनिक्स एंड टेक्नोलॉजी, ठीक है। और हो गया, और मिनिस्ट्री कौन सी होगी? मिनिस्ट्री ऑफ बायोटेक, ठीक है, मिनिस्ट्री ऑफ वाटर, मिनिस्ट्री ऑफ ट्रांसपोर्टेशन, फॉरेन मिनिस्ट्री, ठीक है, होम मिनिस्ट्री, डिफेंस मिनिस्ट्री। ये सब मिलके क्या बनाते हैं? ये सब बनाते हैं कॉन्फ्रेंस काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स, ठीक है। तो इसमें क्या होते हैं कि एक एक मिनिस्ट्री में 5-5, 6-6 मिनिस्टर जो होते हैं वो दिए जाते हैं, ठीक है। फिर इनका एक हेड बनाया जाता है, जिसको बनाया जाता है, जैसे मान लो कि ये आ गई ट्रांसपोर्ट मिनिस्ट्री में 5-6 मिनिस्टर जो है उनको लगा दिया गया, ठीक है। अब ये मिनिस्ट्री थी, अब इसका एक मिनिस्टर बनाया जाएगा जिसको कहा जाएगा ट्रांसपोर्ट मिनिस्टर। अब वो जो मिनिस्टर होगा वो किसका पार्ट होगा? कैबिनेट का, ठीक है। जो मेन हेड होंगे, इन सबके जो मेन हेड होंगे उनको कैबिनेट का पार्ट बनाया जाएगा। सेम चलता है आपका स्टेट्स में, ठीक है। तो ये जो लोग होते हैं इनकी एड एंड एडवाइस पे किसको काम करना होता है? सेंटर में कौन काम करेगा? प्रेसिडेंट। और जो आपकी स्टेट होगी, स्टेट लेजिस्लेचर जो होगी, वहां पे कौन काम करेगा? काउंसिल ऑफ मिनिस्टर। इसका हेड होता है वो होता है सीएम, इसका हेड होता है पीएम, ठीक है। यहाँ पे इसकी एड एंड एडवाइस पे कौन काम करेगा? आपका गवर्नर, ठीक है। तो प्रेसिडेंट ने क्या करना है? किसी एक पर्टिकुलर एरिया को शेड्यूल एरिया जो है घोषित करना है, लेकिन वो कब करेगा? काउंसिल ऑफ मिनिस्टर की जब उसको बोलेंगे कि एड एंड एडवाइस देंगे कि आपको जो है इस पर्टिकुलर एरिया को जो है शेड्यूल एरिया जो है वो डिक्लेयर करना है, तो प्रेसिडेंट जो है एक नोटिफिकेशन निकालेंगे और उस पर्टिकुलर एरिया को शेड्यूल एरिया जो है वो घोषित कर दिया जाएगा, ठीक है। सेम गोज फॉर ट्राइबल एरिया, तो उसको जो है ट्राइबल एरिया घोषित कर दिया जाएगा। अब प्रेसिडेंट जो है खुद तो इस एरिया पे राज जो है वो नहीं कर सकता क्योंकि प्रेसिडेंट को और बहुत से काम होते हैं, ठीक है। तो प्रेसिडेंट क्या करते हैं? प्रेसिडेंट इस एरिया को शेड्यूल एरिया घोषित कर देते हैं और उसकी जो देखरेख की जो जिम्मेदारी होती है ना वो सौंप दी जाती है गवर्नर को, ठीक है। तो यहाँ पे जो है गवर्नर जो है वो अपना राज चलाता है विद द प्लेजर ऑफ प्रेसिडेंट, ठीक है। जब तक प्रेसिडेंट चाहते हैं या क्या कहते हैं विद द हेल्प, जो आपके जो प्रेसिडेंट है वो इस एरिया पे जो है वो रूल करते हैं विद द हेल्प ऑफ गवर्नर, ठीक है, या वाया गवर्नर। नेक्स्ट यहाँ पे क्या होता है? शेड्यूल इसमें क्या कहते हैं आपके ट्राइबल एरियाज में क्या होता है कि प्रेसिडेंट ने एक बार क्या किया कि एक पर्टिकुलर एरिया को जो है वो बना दिया, घोषित कर दिया कि वो एरिया जो है आज से ट्राइबल एरिया कहलाया जाएगा, ठीक है। उस पर्टिकुलर एरिया को का जो हेड होगा वो गवर्नर लगा दिया जाएगा। अब यहाँ पे सारी जो डिस्क्रिप्शन जो है वो गवर्नर की है, ठीक है। गवर्नर के पास जो है, गवर्नर इस एरिया का माई बाप बन जाता है, ठीक है। ये मान लो एक पर्टिकुलर एरिया है ट्राइबल एरिया, सॉरी पर्टिकुलर स्टेट है, मान लो असम, ठीक है। तो उसमें एक पर्टिकुलर एरिया जो है उसको ट्राइबल एरिया जो है वो घोषित किया गया, ठीक है। सेम गोज फॉर यहाँ पे मान लो एक पर्टिकुलर एरिया है राजस्थान का, ये राजस्थान सारी स्टेट है, उसका एक पर्टिकुलर एरिया जो था उसको शेड्यूल एरिया जो है घोषित कर दिया गया, ठीक है। इसका माई बाप कौन बन गया? गवर्नर। लेकिन गवर्नर किसके थ्रू जो है वो रूल करेगा? वो मतलब रूल प्रेसिडेंट करेगा, लेकिन जो क्या कहते हैं प्रेसिडेंट किसके थ्रू रूल करेगा? गवर्नर के थ्रू। गवर्नर को सारी बातें जो है यहाँ पे जो कुछ भी होता है प्रेसिडेंट को रिपोर्ट करना होगा, प्रेसिडेंट को बताना होगा। गवर्नर अपनी मर्जी से यहाँ पे कुछ भी नहीं कर सकता, जो कुछ भी करेगा प्रेसिडेंट से पूछ के करेगा। लेकिन यहाँ पे डिफरेंस क्या है? गवर्नर यहाँ का क्योंकि माई बाप हो जाता है, तो प्रेसिडेंट जो है
क्या कहते हैं, गवर्नर जो है ये यहाँ पे सुप्रीम हो जाता है। ठीक है, गवर्नर अपनी मर्जी से यहाँ पे कुछ भी काम जो है वो करवा सकता है। ठीक है, गवर्नर के पास यहाँ पे लेजिस्लेटिव पावर्स आ जाती हैं, एग्जीक्यूटिव पावर्स आ जाती हैं, और इनफैक्ट यहाँ पे अगर गवर्नर चाहे तो यहाँ पे जो आपका हाई कोर्ट है उसके रूल्स भी यहाँ पे इंप्लीमेंट नहीं हो सकते, उसके रूल्स को भी इंप्लीमेंट होना होगा तो गवर्नर की परमिशन जो है वो लगेगी। ठीक है, तो गवर्नर के पास यहाँ पे जुडिशरी पावर्स भी जो है वो यहाँ पे आ जाती हैं। उसके अलावा गवर्नर क्या कर सकता है, गवर्नर अगर चाहे तो यहाँ पे हाई कोर्ट के डिसीजन जो है वो इंप्लीमेंट ना करवाना चाहे तो गवर्नर अपनी मर्जी से यहाँ पे विलेज काउंसिल जो है उनको कंस्ट्रक्ट करवा सकता है, जो कि सारे मैटर्स जो है ये आपके जितने भी लॉ से रिलेटेड मैटर्स जो है वो देखेंगे। ठीक है, अब ऐसा होता क्यों है, सबसे पहले यहाँ पे क्या कहते हैं, बेसिकली पहले ये देखो कि यहाँ पे एरिया जो है वो कौन कौन से आते हैं। तो यहाँ पे 10 स्टेट्स जो है वो इंक्लूडेड है। जब नोट्स करवाऊंगा तब वो 10 के 10 स्टेट्स जो है वो बता दूंगा। ठीक है, उसके अलावा करंटली 10 है। ठीक है, करंटली 10 है। तो यहाँ पे इस जगह पे क्या बात की हुई है कि पूरे देश का, पूरे भारत का हर वो एरिया जो शेड्यूल एरिया के अंदर कंसीडर किया जाता है, या प्रेसिडेंट ने जिसको शेड्यूल एरिया जो है वो डिक्लेयर किया हुआ है वो एरिया यहाँ पे आएगा। तो करंटली जो है 10 स्टेट के एरिया जो है वो यहाँ पे आते हैं, राजस्थान, महाराष्ट्र, आपका छत्तीसगढ़, झारखंड, ऐसे जगहों के जो शेड्यूल एरिया जो है वो यहाँ पे आते हैं। ठीक है, दूसरा गवर्नर का यहाँ पे काम क्या होता है कि एडमिनिस्ट्रेशन को देखना, यहाँ पे सिर्फ काम होगा सिर्फ एडमिनिस्ट्रेशन को देखना। यहाँ पे क्या काम होगा, एडमिनिस्ट्रेशन प्लस वेलबींग ऑफ दैट एरिया। ठीक है, और या फिर ऑफ दैट पीपल। ठीक है, वेलबींग में आपका क्या क्या आ जाता है, वो क्यों आता है, क्योंकि ये जो एरिया होते हैं ये ट्राइबल एरियाज होते हैं। ठीक है, यहाँ पे 10 पूरे इंडिया की 10 स्टेट्स जो है करंटली आती हैं। यहाँ पे क्या लिखा हुआ है कि पूरे इंडिया में जितना भी एरिया होगा, ठीक है, जितनी भी स्टेट्स का एरिया होगा शेड्यूल एरिया में आएगा, उसको जो है शेड्यूल 4 में रखा जाएगा। ठीक है, जो चीज शेड्यूल एरिया में आपका प्रेसिडेंट जो है उसको डिक्लेयर कर देगा, चाहे वो किसी भी स्टेट से हो, अभी करंटली 10 स्टेट्स में से है। ठीक है, तो इसी वजह से अभी करंटली उसमें 10 स्टेट्स आती हैं। ठीक है, लेकिन यहाँ पे एक एक्सेप्शन दी है, एक्सेप्ट 4 स्टेट्स, कि 4 स्टेट्स को छोड़ के बाकी सारी जितनी भी ऑल ओवर इंडिया की जितनी भी स्टेट्स होंगी उनका जो शेड्यूल एरिया आएगा वो इसमें कंसीडर किया जाएगा। वो जो 4 स्टेट्स को यहाँ पे छोड़ा है उन 4 स्टेट्स को यहाँ पे इंक्लूड किया है। यहाँ पे सिर्फ 4 स्टेट्स का एरिया जो है वो आता है। ठीक है, वो 4 स्टेट्स कौन सी हैं वो भी लिखवा दूंगा। ठीक है, तो वो है आपकी असम आ जाएगी, और असम, मेघालय, त्रिपुरा और मिजोरम। ठीक है, तो यहाँ पे ये आ जाता है। अब आगे चलते हैं। अब यहाँ पे क्या किया है कि ये जो बेसिकली ये जो असम, त्रिपुरा, मिजोरम वाला जो एरिया है वो थोड़े ट्राइबल एरियाज वहां पे ज्यादा पड़ते हैं, तो उनके जो कस्टम्स है, उनके जो कल्चर है, उनको प्रिजर्व करने का हक बनता है इन लोगों को। ठीक है, इनका हक बनता है कि ये अपना कस्टम और जो इनका कल्चर जो है वो चलता आ रहा है उसको प्रिजर्व करके रखें। अब वो कल्चर जो है वो प्रिजर्व हो सके वही काम करवाएगा ये वेलबींग वाली जो बात यहाँ पे लिखी हुई है ना, कि प्रेसिडेंट गवर्नर का यहाँ पे क्या काम होगा कि उनके कल्चर जो है उसको प्रिजर्व करके रखे। ठीक है, उनके जो कस्टम्स जो है उनको प्रिजर्व करके रखे। ठीक है, उनकी जो मतलब वो उनकी एडमिनिस्ट्रेशन तो गवर्नर को देखनी है, लेकिन उनकी वेलबींग जो है वो भी देखने का काम जो है वो गवर्नर का होगा। ठीक है, अब गवर्नर यहाँ पे क्या कर सकता है, अपनी डिस्क्रिशन से, डिस्क्रिशन का मतलब ये होता है कि अपनी मर्जी से। ठीक है, प्रेसिडेंट जो है वो अपनी मर्जी से कुछ भी नहीं कर सकता, उसको काउंसिल ऑफ मिनिस्टर की जो एड एंड एडवाइस जो है कोई भी काम करने के लिए वो लेनी पड़ेगी। ठीक है, उसके अलावा जो गवर्नर जो होता है उसकी डिस्क्रिशनरी जो पावर्स होती है वो कंपैरेटिव टू ये आपके प्रेसिडेंट वो थोड़ी सी ज्यादा होती है। तो यहाँ पे गवर्नर जो है वो अपनी मर्जी से अपनी डिस्क्रिशनरी पावर जो है वो यूज कर सकता है। वो किस तरीके से कर सकता है वो बताता हूँ। ठीक है, एक तो वो लेजिस्लेटिव पावर यहाँ पे एंजॉय करता है, एग्जीक्यूटिव पावर एंजॉय करता है, और जो जुडिशियल पावर जो है वो एंजॉय करता है। तो वो किस तरीके से करता है वो मैंने आपको बता दिया, जुडिशियल पावर जो है उसको किस तरीके से करता है एंजॉय। उसके अलावा गवर्नर क्या कर सकता है, वो यहाँ पे इन लोगों के रूल्स के अकॉर्डिंग कोई भी रूल जो है वो बना सकता है। ऑल ओवर इंडिया का रूल जो है वो यहाँ पे लागू नहीं होगा, अगर उसको लागू होना होगा तो उसको गवर्नर की परमिशन जो है वो यहाँ पे चाहिए होगी। ठीक है, उसके अलावा गवर्नर चाहे तो जो ऑल ओवर इंडिया में रूल जो है वो लागू हो रहा है वो चाहे तो यहाँ पे वो रूल लागू ना करवाए। ठीक है, वो चाहे तो वो इन लोगों का जो ट्रेडिशनल रूल जो है वो चलते आ रहे हैं, वो अगर गवर्नर चाहे तो वो रूल वहां पे लगवा सकता है। ठीक है, ये होगी उसकी लेजिस्लेटिव पावर। उसके अलावा एग्जीक्यूटिव पावर्स में क्या आता है, गवर्नर अगर चाहे तो अपनी मर्जी से इनको जो है फंड्स जो है अपनी डिस्क्रिशन पे इनको फंड्स जो है वो प्रोवाइड करवा सकता है, ताकि ये लोग जो है अपना कल्चर, अपनी ट्रेडिशंस जो है उनको प्रिजर्व करके रख सकें। ठीक है, तो इस तरीके से गवर्नर जो है यहाँ पे उसके पास इतनी ज्यादा पावर्स आ जाती है कि उसको जो है क्या कहते हैं यहाँ का माई बाप जो है वो कहा जा सकता है। ठीक है, उसके अलावा मैंने आपको
हाँ, मैंने आपको ये बताया था कि यहाँ पे ऑल ओवर इंडिया का कोई भी रूल जो है वो लागू नहीं होगा, जिस वजह से इन एरियाज को ऑटोनमस एरियाज जो है या ऑटोनमस ट्राइबल एरियाज जो है वो भी कहा जाता है। ठीक है, इन एरियाज को स्पेशली ये वाले जो एरिया है उन पे उसको ऑटोनमस एरिया कहा जाएगा। सिर्फ इतना एरिया जिसको ट्राइबल एरिया घोषित किया है। मान लो ये सारी असम है तो ये बाकी जो स्टेट का बाकी पार्ट होगा उस पे एज इट इज जो इंडिया पे रूल लगते हैं वही रूल्स लगेंगे, लेकिन सिर्फ ये जो इतना एरिया था ट्राइबल एरिया या ऑटोनमस ट्राइबल एरिया, इस पे सिर्फ वो चीजें लागू होगी जो गवर्नर लागू करवाएगा। अगर वो चाहे तो इंडिया के रूल्स इस पे लागू करवा सकता है, अगर ना चाहे तो नहीं करवा सकता। अगर वो चाहे तो इस पे जो हाई कोर्ट की जितनी भी जजमेंट जो है वो यहाँ के एरियाज में जो कुछ भी मान लो कोई केसेस वगैरह होते हैं तो उस पे इंप्लीमेंट हो, अगर गवर्नर चाहे तो नहीं होंगी तो वो नहीं होगी। ठीक है, उसके अलावा यहाँ पे क्या होता है कि यहाँ पे जो है आपकी यहाँ पे ट्राइबल एडवाइजरी काउंसिल, अब गवर्नर यहाँ पे गवर्नर रूल तो कर रहा है लेकिन गवर्नर सारे एरियाज को एक साथ तो नहीं देख सकता ना, तो उसके लिए फर्दर आगे डिवीजन की हुई है। तो यहाँ पे ट्राइबल एडवाइजरी जो आपकी काउंसिल जो है वो बनवाई जाती है। ठीक है, तो इसमें जो है 20 मेंबर्स जो होते हैं, 20 मेंबर्स की काउंसिल होती है, जिनमें से 3/4 जो मेंबर्स जो होते हैं वो होते हैं आपके शेड्यूल्ड ट्राइबल जो MLA जो होते हैं वो होते हैं। ठीक है, तो 20 मेंबर की ट्राइबल एडवाइजरी काउंसिल जो होती है, इसकी ये काउंसिल जो होती है ये गवर्नर को एडवाइस देती है कि आप जो है हमारी स्टेट के लिए या इस पर्टिकुलर शेड्यूल्ड एरिया के लिए आप ये काम करें। ठीक है, वहीं पे यहाँ पे क्या बनवाई जाती है, यहाँ पे आपकी बनवाई जाती है डिस्ट्रिक्ट काउंसिल्स। यहाँ पे डिस्ट्रिक्ट काउंसिल्स बनती है। डिस्ट्रिक्ट काउंसिल में क्या होता है, डिस्ट्रिक्ट काउंसिल के 30 मेंबर्स होते हैं। ठीक है, 30 मेंबर, जिनमें से 26 जो होते हैं वो इलेक्टेड होते हैं और जो 4 जो होते हैं वो नॉमिनेट होते हैं। उनको नॉमिनेट कौन करेगा, अगेन गवर्नर करेगा। ठीक है, और इनकी जो ड्यूरेशन होती है, इनको चुना जाएगा बाय द पीपल ऑफ शेड्यूल 6 एरियाज। इस शेड्यूल 6 एरिया में जो लोग यहाँ पे रह रहे होंगे उन्हीं के द्वारा इन 26 लोगों को जो है चुना जाएगा। कितने टाइम के लिए, 5 साल के लिए। ठीक है, लेकिन ये जो 4 लोग नॉमिनेट होंगे ये नॉमिनेट होंगे गवर्नर के द्वारा, और कब तक के लिए नॉमिनेट होंगे, टिल द प्लेजर ऑफ गवर्नर। ठीक है, गवर्नर अगर चाहे तो इनको कल रिमूव कर सकता है, वो किसी को भी आंसरेबल नहीं है कि इनको रिमूव करने की रीजन क्या था। ठीक है, अपने प्लेजर पे वो उनको जो है अपॉइंट करता है और जब चाहे उनको जो है वो रिमूव कर सकता है। ठीक है, तो ये बेसिक डिफरेंस थे। ठीक है, अब बेसिक डिफरेंस, मोटा मोटा डिफरेंस क्या है, यहाँ पे ऑल ओवर इंडिया की सारी स्टेट्स आएंगी। ठीक है, एक्सेप्ट 4 स्टेट्स, जो एक्सेप्ट 4 स्टेट्स हैं वो यहाँ पे आएंगी। ठीक है, यहाँ पे रूल कौन करेगा, प्रेसिडेंट करेगा, लेकिन किसकी मदद से करेगा, गवर्नर की मदद से करेगा। ठीक है, यहाँ पे रूल डायरेक्टली किसका होगा, गवर्नर का होगा। ठीक है, यहाँ पे जो है क्या कहते हैं, जो आपकी ये है गवर्नर की जो पावर्स है वो कंपैरेटिवली यहाँ पे कम है। क्यों, क्योंकि वो आंसरेबल है प्रेसिडेंट को। यहाँ पे गवर्नर जो है वो अपनी डिस्क्रिप्शन से कोई भी कदम जो है वो ले सकता है, उसके पास एक्स्ट्रा पावर्स हैं, लेजिस्लेटिव, एग्जीक्यूटिव और जुडिशियल पावर्स। ठीक है, उसके अलावा यहाँ पे क्या है, ये जो शेड्यूल एरियाज जो है यहाँ पे जो रूल्स होंगे, जो क्या कहते हैं आपके यहाँ पे जो है हाई कोर्ट के रूल जो है वो एप्लीकेबल नहीं होंगे। ठीक है, यहाँ पे अप टू सम एक्सटेंट जो है हाई कोर्ट के रूल जो है वो एप्लीकेबल होंगे। क्यों, क्योंकि अगर गवर्नर को ऐसा कुछ फैसला लेना है तो उसे पहले प्रेसिडेंट की परमिशन जो है वो लेनी पड़ेगी। ठीक है, अगर प्रेसिडेंट उसको अलाउ करता है कि यहाँ पे अगर आप चाहो तो रूल्स को ना लागू करो, ठीक है, फिर वो रूल्स लागू नहीं होंगे। ठीक है, लेकिन अगर प्रेसिडेंट कह दे कि नहीं हाई कोर्ट के रूल्स ही जो है वो लागू होंगे तो वही रूल्स जो है वो लागू होंगे यहाँ पे। ठीक है, तो कंपैरेटिवली यहाँ पे पावर जो है गवर्नर के पास कम है, यहाँ पे पावर जो है गवर्नर के पास ज्यादा है। उसके अलावा यहाँ पे क्या होती है, ट्राइबल एडवाइजरी काउंसिल होती है, यहाँ पे क्या होती है, डिस्ट्रिक्ट काउंसिल होती है। कितने मेंबर्स होते हैं, यहाँ पे 20 होते हैं, वहां पे 30 होते हैं। ठीक है, 3/4 जो होते हैं वो क्या कहते हैं आपके चुने जाते हैं, जो ट्राइबल MLAs होते हैं वो यहाँ पे होते हैं। दूसरे इन लोगों को चुनता कौन है, यही ट्राइबल पीपल। ठीक है, यही लोग जो है ये उनको चुनते हैं, और 4 जो होते हैं वो नॉमिनेटेड होते हैं और उनको जो है होता है यहाँ पे। उसके अलावा डिस्ट्रिक्ट आपके क्या कहते हैं वो जो है वो इस्टेब्लिश किए जा सकते हैं, क्या कहते हैं डिस्ट्रिक्ट काउंसिल जो है ये यहाँ पे इस्टेब्लिश की जा सकती हैं, ताकि वो जो है ऐसे रूल जो है वो बना सके जो कि इनके जो आपका जो गवर्नर को जो है जुडिशियल पावर जो है वो दे सके। ठीक है, यही डिस्ट्रिक्ट काउंसिल। ठीक है, तो ये ऐसे रूल जो है वो बना सकती है। अब यहाँ पे दिक्कत क्या है, जो इसका जो क्या कहते हैं इसकी आप लिमिटेशन कह लो या इसकी जो क्या कहते हैं खामियां जो है इस चीज में, वो यहाँ पे क्या है कि जो स्टेट और जो आपकी ये है ना स्टेट एंड आपकी ये गवर्नर,
इनके बीच में ना क्लैशेस चलते हैं। इनके बीच में क्लैशेस चलने का रीजन क्या है कि जो आपका कॉन्स्टिट्यूशन है ना उसमें स्पेशली मेंशन है कि यहाँ पे जो है गवर्नर अपनी डिस्क्रिशनरी पावर्स शेड्यूल 5 में यूज कर सकता है, ठीक है, ये यहाँ पे स्पेशली मेंशन है। लेकिन यहाँ पे जो है ट्राइबल एरिया जब शेड्यूल 6 की बात आती है तब यहाँ पे ये कहीं पे भी नहीं लिखा हुआ है कि जो गवर्नर जो है वो अपनी डिस्क्रिशनरी पावर जो है ये यहाँ पे यूज कर सकता है, ठीक है। ये कॉन्स्टिट्यूशन में जो कॉन्स्टिट्यूशन मेकर्स जो है या तो वो लिखना भूल गए, ठीक है, या फिर उनको लगा कि अगर शेड्यूल 5 में इंप्लीमेंट हो रहा है तो शेड्यूल 6 में भी वो चीज इंप्लीमेंट होगी, ठीक है। तो उस वजह से अब जो स्टेट गवर्नमेंट जो है, स्टेट की गवर्नमेंट जो है, उनका ये कहना है कि आप यहाँ पे जो हमारे रूल चल रहे हैं आप हमारे अकॉर्डिंग चलो, ठीक है। लेकिन गवर्नर जो है वो वहाँ पे अपनी डिस्क्रिशन जो है उसका यूज करके वो अपने अकॉर्डिंग चलते हैं, ठीक है। तो इस वजह से दोनों के बीच में जो क्लैशेस जो है वो बने हुए हैं। गवर्नर का ये कहना है कि क्योंकि मेरी डिस्क्रिशन है तो मैं अपनी डिस्क्रिशन को जो है वो यूज करूंगा। स्टेट गवर्नमेंट का क्या कहना है कि आपके शेड्यूल 6 में यहाँ पे कहीं पे भी मेंशन नहीं है कि गवर्नर जो है वो अपनी डिस्क्रिशन जो है वो यूज कर सकता है, तो आप जो है अपनी डिस्क्रिशन जो है वो यूज ना करो। तो ये जो है लिमिटेशन है, कॉन्स्टिट्यूशन में जो है अमेंडमेंट करनी पड़ेगी। उसके बाद जो है ये लिमिटेशन जो है या इसके ऊपर अगर कोई रूल बनता है तो जैसे ही वो रूल आएगा तो वो आपको बता दिया जाएगा। अदरवाइज कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट 125 जो है वो लाया जा रहा था, उसमें जो है वो ये बातें जो है कुछ बातें जो है वो की गई थी, जैसे कि ये जो डिस्ट्रिक्ट काउंसिल जो है वहाँ पे विमेन की पार्टिसिपेशन जो है उसको बढ़ाया जाए, और जो है क्या कहते हैं और 2-3 बातें जो है वो और की थी। लेकिन ये जो बिल जो था ये पास ही नहीं हो पाया, तो इस वजह से ये बिल जो है ये आपके लिए इंपॉर्टेंट नहीं है। 2019-20 के आसपास जब मैं अपना क्या कहते हैं एग्जाम दे रहा था यूपीएससी का, उस टाइम पे ये चीज़ जो थी ये इंपॉर्टेंट थी और इसके मेंस में आने के जो चांसेस जो बहुत ज़्यादा थे, लेकिन ये मेंस में आया नहीं था ये वाला क्वेश्चन, ठीक है, क्योंकि बिल जो था ये लैप्स हो गया था। तो इस वजह से ये आपके लिए इंपॉर्टेंट नहीं है। अदरवाइज इसमें जो बातें हुई थी वो मैं थोड़ी जैसे ही अपने ये नोट करवाऊंगा, आपको जो नोट्स हैं वो बनवाऊंगा तो मैं बता दूंगा, लेकिन उनको नोट मत करना क्योंकि ये बिल जो है ये पास नहीं हुआ, ठीक है। बिल पास ना होने का रीजन एक ये भी था, उसमें कहीं पे भी गवर्नर की जो डिस्क्रिशनरी पावर जो है उसके बारे में मेंशन नहीं था। वो और ही कुछ बातें करके चलेगी कि ये मेंबर जो है इनको बढ़ाओ, या जो बाकी बातें इसमें की गई थी जैसे कि नंबर ऑफ इस काउंसिल के मेंबर्स को बढ़ाने की बात की गई थी। इसमें विमेन पार्टिसिपेशन जो है उसको लाने की बात की गई थी। उसमें बोला गया था कि 1/3 विमेन जो है उनको भी इसमें इंक्लूड किया जाए, ठीक है। और उसमें बोला था कि 30 काउंसिल के जो 30 मेंबर जो है वो बहुत कम है, मेंबर्स की संख्या जो है वो आपको बढ़ानी चाहिए। उसके अलावा इसमें बात की थी कि इसमें जो इसकी एलोकेशन जो होती है कि गवर्नर जो है अपनी मर्जी से यहाँ पे फंड्स जो है वो एलोकेट कर सकता है। तो उस बिल में ये बात की गई थी कि गवर्नर जो है अपनी मर्जी से फंड्स जो है इसमें एलोकेट नहीं करेगा। जो आपका फाइनेंस कमीशन जो है, आगे जाके करेंगे फाइनेंस कमीशन भी, जो आपका फाइनेंस कमीशन जो है वो फंड्स जो है वो ऑटोमेटिकली खुद ब खुद एलोकेट करे, ठीक है। अब यहाँ पे फंड्स जो है वो जब फाइनेंस कमीशन फंड जो है वो एलोकेट करता है तो उसमें क्या होता है, फाइनेंस कमीशन जो है वो स्टेट को फंड्स जो है वो प्रोवाइड करवा देता है। स्टेट्स आगे क्या करती है, अपने आईपीएस जो होते हैं, आईएएस ऑफिसर जो होते हैं उनको आगे फंड प्रोवाइड करवाती है। आईएएस ऑफिसर से फंड जो असल में होता है ना, जो असल में बाय बुक्स जो होनी चाहिए चीज वो ऐसी होती है कि जब फाइनेंस कमीशन जो है ये फंड प्रोवाइड करवाएगी आईएएस ऑफिसर को, आईएएस ऑफिसर देखेगा कि ये फंड जो होते हैं वो किस तरीके से प्रोवाइड करवाने हैं। लेकिन जो ग्राउंड रियलिटीज होती है वो उसमें क्या होता है कि ये फंड जैसे ही आईएएस ऑफिसर के पास जाता है ना, तो यहाँ पे जो मिनिस्टर जो होता है वो लगा हुआ होता है या एमएलए लगा होता है, वो इससे फंड जो है वो ले लेता है, ठीक है। वो फंड लेके फिर अपने नाम से लोगों में बांटता है, ठीक है। ये ग्राउंड की रियलिटी है। और जो बुक है वो ये कहती है कि फाइनेंस कमीशन से पैसे जो है आईएएस ऑफिसर के पास जाएंगे, वो अपनी मर्जी से वो जो है उनको अलग अलग जगहों पे डेवलपमेंट के लिए वो पैसे जो है वो लगाएगा, ठीक है। तो यहाँ पे जनरली होता क्या है, ये मेरी आपको देखी हुई बात है, ये वाली जो बताने जा रहा हूं मैं आपको, कि ये पैसे जो है आईएएस ऑफिसर से ले लिए जाते हैं। मान लो उसको 5 करोड़ की वो आई ग्रांट आई, आईएएस ऑफिसर को 5 करोड़ की ग्रांट आई, उसको एक एमएलए ने ले लिया, ठीक है। 5 करोड़ जो है उससे एमएलए ने ले लिया गया और फिर उसके बाद उस एमएलए ने उसको बैंक में जमा किया 2 साल, ठीक है। उससे ब्याज वगैरह जो भी उसको आ रहा था वो उसने खाया, या मे भी उसने कहीं और उस चीज को इन्वेस्ट कर दिया होगा, ठीक है। वो सारा खाया उसने। जब इसके ऊपर जो है इंक्वायरी बिठाई गई या जब इसके ऊपर जो है पता करवाया गया, तब ये पता चला कि जो आईएएस ऑफिसर था उसके पास तो पैसे है ही नहीं, ठीक है। पैसे तो ये एमएलए ले गया था। तो जब इससे पूछा गया तो फिर जाके इसने वो पैसे जो है वो लौटाए, ठीक है। ये पैसे बेसिकली आए थे आपका सर्व शिक्षा अभियान, ठीक है, उनकी तरफ से आए थे कि जो गांव में जो स्कूल्स होते हैं उनकी जो है क्लासेस जो है उनकी मरम्मत करवानी थी, ठीक है। तो ये पैसे उस वजह से आए थे। तो ये एमएलए जो है ये ले गया था पैसे, लेकिन जब हाँ ऊपर से इसको ऑर्डर आया तो ये फिर अगले ही दिन इस एमएलए ने
जितने स्कूल जो है उनको बनते थे वहां पे खुद जाके इसने पैसे जो है वो दिए। लेकिन बात ये है ना कि वाहवाही तो फिर यही लूट के ले गया, ठीक है, एमएलए। तो ये आपकी ग्राउंड रियलिटी है। अब लिखो इसके बारे में, शेड्यूल 5 के बारे में। इसको ऐसे नहीं लिखना है, ठीक है, जैसे मैंने समझाया है आपको, जैसे लिखना है वो लिखवा रहा हूं मैं आपको। लिखो शेड्यूल 5, शेड्यूल 5, इसमें लिखो इट प्रोवाइड द प्रोविजन फॉर, इट प्रोवाइड्स द प्रोविजन फॉर, it provide for provisions, it provide for provisions related to well-being and welfare of, well-being and welfare of scheduled areas and tribes, एक मिनट रुक जाओ, गड़बड़ लग रही है कुछ। वेलबींग लिखा है ना, वेलबींग एंड वेलफेयर, उसको काटो, उसकी जगह लिखो एडमिनिस्ट्रेशन। इट प्रोवाइड फॉर प्रोविजंस रिलेटिंग टू एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ scheduled areas and scheduled tribes, scheduled areas and scheduled tribes. Next point, it is applicable in all states, it is applicable in all states except Assam, Meghalaya, Tripura and Mizoram. At present these are applicable in 10 states. At present these are applicable in 10 states. सबसे पहले लिखो हिमाचल प्रदेश, जल्दी जल्दी लिखो, हिमाचल प्रदेश, आंध्र प्रदेश, गुजरात, महाराष्ट्र, झारखंड, छत्तीसगढ़, मध्य प्रदेश, उड़ीसा, राजस्थान एंड तेलंगाना। दोबारा रिपीट कर रहा हूं, हिमाचल प्रदेश, आंध्र प्रदेश, गुजरात, महाराष्ट्र, झारखंड, छत्तीसगढ़, मध्य प्रदेश, उड़ीसा, राजस्थान, तेलंगाना। लिखो सेंटर हैज ग्रेटर कंट्रोल ओवर these areas and present declare an area as scheduled area. Full stop. Next point, it is governed by center via governor and he submits annual report to the president. Next लिखो state has to establish, एक काम करो पीछे आओ, जहां पे लिखा ना it provide for provisions related to administration के नीचे अंडरलाइन लगाओ of scheduled areas and scheduled tribes. scheduled areas के नीचे अंडरलाइन लगाओ, scheduled tribes के नीचे अंडरलाइन लगाओ। नेक्स्ट लिखो, नेक्स्ट जहां पे लिखा है आपने एप्लीकेबल इन ऑल स्टेट्स के नीचे अंडरलाइन लगाओ, देन एक्सेप्ट के अंदर नीचे अंडरलाइन लगाओ। नेक्स्ट लिखो इट इज गवर्न्ड बाय गवर्नर के नीचे अंडरलाइन लगाओ, देन गवर्नर के नीचे अंडरलाइन लगाओ। एंड ही सबमिट्स एनुअल रिपोर्ट टू द प्रेसिडेंट, एनुअल रिपोर्ट के नीचे अंडरलाइन लगाओ। नेक्स्ट लिखो स्टेट हैज टू एस्टैब्लिश ट्राइबल एडवाइजरी काउंसिल
ट्राइबल एडवाइजरी काउंसिल के नीचे अंडरलाइन लगाओ, स्टेट हैज टू एस्टैब्लिश ट्राइबल एडवाइजरी काउंसिल टू एडवाइस अपॉन the administration and advancement of that area, full stop. Next point, there are 20 members in the council. 20 members के नीचे अंडरलाइन लगाओ, of which there are 20 members in the council, of which 3/4 के नीचे अंडरलाइन लगाओ are scheduled tribe MLAs of that state. Full stop. Next point, governor in consultation with tribal advisory council, TAC लिख लो tribal advisory council को. Governor in consultation with tribal advisory council can make regulation on peace, governance, money lending, etc. But requires assent of the president. Next लिखो शेड्यूल 6. शेड्यूल 5 जहां पे लिखा ना ब्रैकेट में, वहां पे लिख लो शेड्यूल्ड एरियाज. अब जहां पे शेड्यूल 6 लिख रहे हो वहां पे ब्रैकेट में लिखो ट्राइबल एरियाज. इसमें लिखो स्पेशल प्रोविजन. इट मेंशंस अबाउट special provisions related to administration of tribal areas of 4 states. ट्राइबल एरियाज क्या कहते हैं, ट्राइबल एरियाज पे अंडरलाइन लगाओ, ऑफ 4 स्टेट्स पे अंडरलाइन लगाओ, ऑफ 4 स्टेट्स. फोर स्टेट्स ऑफ असम, त्रिपुरा, मिजोरम, मेघालय. पीछे जहां पे आपने लिखा है, जहां पे आपने फर्स्ट डेफिनेशन लिखी, इट प्रोवाइड फॉर प्रोविजंस रिलेटिंग टू एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ शेड्यूल्ड एरियाज एंड शेड्यूल्ड ट्राइब्स. इतना लिखा. उसके बाद क्या आपने ये लिखा था कि इट इज एप्लीकेबल इन ऑल स्टेट्स एक्सेप्ट. अगर नहीं लिखा था तो लिख लो, अगर लिख लिया तो वेल एंड गुड. ठीक है, तो लिख लो इट इज एप्लीकेबल इन ऑल स्टेट्स एक्सेप्ट असम, मेघालय, त्रिपुरा, मिजोरम. वापस आ जाओ यहीं पे शेड्यूल 6 में लिखो द डिक्लेयर्ड ट्राइबल एरिया ऑफ these 4 states. The declared tribal area of these 4 states have been formed as autonomous districts. AUTONOMOUS. Autonomous. MO नहीं आएगा, MUS आएगा. देख लेना जो भी स्पेलिंग्स है. Autonomous districts. And governor can further divide it into separate autonomous regions. Autonomous का स्पेलिंग लिख लो AUTONOMOUS. Autonomous region. इस लाइन का मतलब क्या है?
प्रेसिडेंट ने क्या किया, यहाँ पे 4 स्टेट्स आती है ना, तो मान लो ये असम स्टेट है। असम स्टेट का इस पर्टिकुलर एरिया का वो प्रेसिडेंट ने क्या किया कि शेड्यूल्ड ट्राइबल एरिया जो है वो घोषित कर दिया, ट्राइबल एरिया। अब गवर्नर चाहे ना इस ट्राइबल एरिया को, ये जो ट्राइबल एरिया है इसकी फर्दर डिविजन्स भी कर सकता है, ठीक है। मान लो 3 पार्ट्स में डिवाइड कर सकता है, एक पार्ट ये, दूसरा पार्ट ये, तीसरा पार्ट ये। तो जब ये करेगा ना, इस पार्ट की अपनी डिस्ट्रिक्ट काउंसिल बनेगी, इसकी अपनी डिस्ट्रिक्ट काउंसिल बनेगी, इसकी अपनी डिस्ट्रिक्ट काउंसिल बनेगी, ठीक है। देखो, गवर्नर कैन फर्दर डिवाइड इट इनटू सेपरेट ऑटोनोमस रीजन्स, सेपरेट ऑटोनोमस रीजन्स, फुल स्टॉप। नेक्स्ट पॉइंट, these are administered by autonomous district council, autonomous district council, and each council has 30 members, 30 members, 26 elected by people of that area, 26 are elected by people of that area, and 4 are nominated by governor, and 4 are nominated by governor, and hold office on the basis of pleasure of governor, hold office on the basis of pleasure of governor, full stop. Next point, the council enjoy legislative, executive and judicial powers, and can make laws on certain subjects like marriage, land, forest, property, shifting cultivation, etc. ठीक है। अब ऑल ओवर इंडिया में शिफ्टिंग कल्टीवेशन जो है उसको बैन किया गया है, लेकिन इस एरियाज में अगर ये लोग चाहे तो चल सकती है वो, ठीक है। तो इतनी पावर्स रखते हैं ये। देखो, फुल स्टॉप। नेक्स्ट पॉइंट, however these laws require assent of the governor, उसके अलावा मैं आपको डिस्क्रिशनरी पावर जो है दोनों की समझा रहा था। तो मैंने ये बताया था आपको कि ये जो प्रेसिडेंट होता है ना, जो आर्टिकल आपका 74 है, ये बात करता है कि जो प्रेसिडेंट जो होगा उसके पास डिस्क्रिशनरी पावर जो है वो कंपैरेटिवली कम होगी। जो आपका आर्टिकल 74 है ना, उसमें लिखा गया है देयर शैल बी काउंसिल ऑफ मिनिस्टर टू एड एंड एडवाइस प्रेसिडेंट, ठीक है। तो ये है प्रेसिडेंट का कि प्रेसिडेंट को जो है जो कोई भी काम जो होगा उसको करना पड़ेगा, वो एड एंड एडवाइस ऑफ काउंसिल ऑफ मिनिस्टर पे करना पड़ेगा। लेकिन जो आपका आर्टिकल जो मैंने आपको बताया था 173, जो गवर्नर की डिस्क्रिशन पावर की बात करता है, वो आपका आर्टिकल क्या कहता है, देयर शुड बी अ काउंसिल ऑफ मिनिस्टर इन स्टेट हेडेड बाय चीफ मिनिस्टर इन सो फार द गवर्नर इज नॉट यूजिंग हिज डिस्क्रिशनरी पावर, कि गवर्नर जो है जब तक अपनी डिस्क्रिशनरी पावर जो है वो यूज नहीं कर रहा, तब तक उसे काउंसिल ऑफ मिनिस्टर की बात माननी पड़ेगी, ठीक है। तो आपका कॉन्स्टिट्यूशन जो है वो ऑटोमेटिकली गवर्नर जो है उसको डिस्क्रिशनरी पावर जो है वो प्रोवाइड करवा रहा है। क्या कह के, वो आपका कॉन्स्टिट्यूशन कहता है देयर शुड बी अ काउंसिल ऑफ मिनिस्टर इन स्टेट हेडेड बाय चीफ मिनिस्टर इन सो फार द गवर्नर इज नॉट यूजिंग हिज डिस्क्रिशनरी पावर, कि जब तक गवर्नर अपनी डिस्क्रिशनरी पावर जो है उसका यूज नहीं कर रहा, तब तक जो है उसको काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स की जो एड एंड एडवाइस जो है उसको मानना पड़ेगा, ठीक है। जैसे ही गवर्नर अपनी डिस्क्रिशनरी पावर का यूज करता है अंडर आर्टिकल 173, तो उसको जो है काउंसिल ऑफ मिनिस्टर की बात मानने की जरूरत जो है उसको नहीं है, ठीक है। तो ये आपका जो कॉन्स्टिट्यूशन जो है गवर्नर को डिस्क्रिशनरी पावर के कॉन्टेक्स्ट में देखा जाए तो गवर्नर को ज्यादा पावर जो है प्रोवाइड करवाता है एज कंपेयर टू प्रेसिडेंट। हम कहां थे? However, these laws require assent of the governor. Next लिखो, these council can constitute village councils and courts, within their jurisdiction for trials of suits
for trials of suits and cases between the tribes. Cases between the tribes. The jurisdiction of High Court. The jurisdiction of High Court over the dispute settlement. Over the dispute settlement mechanism is defined by the governor. Is defined by the governor. कि jurisdiction High Court की वहां पे होगी कि नहीं होगी वो डिफाइन भी गवर्नर ही करेगा. ठीक है. नेक्स्ट, एक्ट ऑफ पार्लियामेंट. एक्ट ऑफ पार्लियामेंट और स्टेट गवर्नमेंट. एक्ट ऑफ पार्लियामेंट और स्टेट गवर्नमेंट डू नॉट अप्लाई. डू नॉट अप्लाई और मे अप्लाई. और may apply after certain modifications. After certain modifications by the governor. ठीक है. गवर्नर चाहे तो जो सेंट्रल लेजिस्लेचर ने जो बिल पास करके भेजा है या लॉ बना के भेजा है, गवर्नर चाहे तो उसको अप्लाई कर दे और अगर चाहे तो मना कर दे और अगर चाहे तो उसमें मॉडिफिकेशंस करके उसको इंप्लीमेंट कर दे. ठीक है. सारी मर्जी गवर्नर की है. शेड्यूल 6 में लिखो. नेक्स्ट, गवर्नर कैन डिसॉल्व. गवर्नर कैन डिसॉल्व द डिस्ट्रिक्ट काउंसिल. ये जो यहां पे डिस्ट्रिक्ट काउंसिल बनाई थी ना, गवर्नर चाहे तो उसको भी डिसॉल्व कर सकता है, लेकिन कब? गवर्नर कैन डिसॉल्व डिस्ट्रिक्ट काउंसिल ऑन द रिकमेंडेशन ऑफ कमेटी फॉर्म्ड बाय हिम. कि अपनी खुद से कमेटी बनाए, उस कमेटी को कहे कि तुम्हें क्या डिसीजन देना है, तुम्हें कहना है कि डिस्ट्रिक्ट काउंसिल को हटा दो, तो गवर्नर जो है उसको हटा भी देगा. ठीक है. गवर्नर कैन डिसॉल्व डिस्ट्रिक्ट काउंसिल ऑन द रिकमेंडेशन ऑफ कमेटी. On the recommendation of committee formed by him to review the working of the council. इसी के साथ आपका ये जो है शेड्यूल 6 जो है वो खत्म हो जाता है. ठीक है. तो वो जो 125th जो अमेंडमेंट जो आई थी वो बता देता हूँ, उसके बारे में लिखना मत इसके बारे में कुछ भी, क्योंकि बिल जो है वो पास नहीं हुआ था. ठीक है. तो एक जो है 125th अमेंडमेंट बिल जो है उसको इंट्रोड्यूस किया गया था राज्यसभा में, ताकि जो ये जो फाइनेंशियल पावर्स जो है ना, क्या कहते हैं, जो ये फाइनेंशियल और एग्जीक्यूटिव पावर जो है ऑटोनमस काउंसिल की, उनको बढ़ाया जा सके. ठीक है. तो उसमें क्या था कि ये जो बिल जो थी, इसने अमेंडमेंट जो है वो प्रपोज की थी शेड्यूल 6 में. क्या अमेंडमेंट थी? बिल प्रपोज दैट फाइनेंस कमीशन विल नाउ रेकमेंड द फाइनेंशियल डेवोल्यूशन टू द काउंसिल. कि फाइनेंस कमीशन जो है वो खुद से ये बताएगा कि फाइनेंस ये जो आपके ये डिस्ट्रिक्ट काउंसिल जो है उनको कितना पैसा जो है वो प्रोवाइड करवाना है. गवर्नर जो है वो इस चीज को गवर्नर नहीं बताएगा कि इसको जो है डिस्ट्रिक्ट काउंसिल को जो है वो पैसा दिया जाएगा, या गवर्नर अपनी डिस्क्रिप्शन पे जो है वो ये फैसले जो है वो नहीं ले सकता. ठीक है. पहली बात ये कही गई थी. दूसरी बात क्या कही थी? Bill increase the number of members in some council based on the demand that many major and minor tribes are left unrepresented in prescribed 30 seats. कि इन 30 सीट्स में जो है बहुत से ट्राइब्स और जो आपके जो ये हैं ये जो ट्राइबल पीपल जो हैं वो अनरिप्रेजेंटेड जो है वो रह जाते हैं. तो इस वजह से इसकी जो गिनती जो है वो 30 से बढ़ा दी जाए. ठीक है. तीसरी बात इन्होंने की थी, द बिल रिजर्व एटलीस्ट 1/3 सीट्स फॉर द विमेन. कि विमेन को जो है, क्योंकि हर जगह जो विमेन जो है उनको 1/3 सीट्स जो है वो प्रोवाइड करवाई जाती है. स्पेशली आपका ये जो पंचायती राज है वहाँ पे प्रोवाइड करवाई जाती हैं. अभी रिसेंटली बहुत सी इनकी वो हो रही थी, क्या कहते हैं, गुजरात में अभी वो होने जा रहे हैं, क्या कहते हैं, इलेक्शंस होने जा रहे हैं. तो वहाँ पे जो है विमेन की जो पार्टिसिपेशन जो है वो वहाँ पे बहुत ज़्यादा कम है. विमेन को सीट ही नहीं दी है इन्होंने. तो उस वजह से इनकी काफ़ी जो निंदा जो है दोनों की हो रही है, कांग्रेस की भी और बीजेपी की भी. तो ये जो है, जैसे हमारा पंजाब जो है, पंजाब में बहुत अच्छा किया है कि स्पेशली जो विमेन जो है उनके लिए सीट्स जो है वो रिजर्व की हुई हैं. ठीक है. पंजाब के जितने भी आप एग्जाम देखते हो ना, वो उसमें 1/3 सीट्स जो है वो विमेन के लिए रिजर्व होती है. ठीक है. ये बहुत अच्छी बात है पंजाब की. नेक्स्ट लिखो, नेक्स्ट शेड्यूल लिखो, शेड्यूल 7. ये हमको करवा चुका हूँ ये मैं आपको. शेड्यूल 7 बेसिकली बात करता है लिस्ट सिस्टम की. ठीक है. ये लिखो शेड्यूल 7. It talks about list system. तो मैंने आपको बताया था 3 लिस्ट होती है, कि यूनियन लिस्ट, स्टेट लिस्ट और कॉन्करेंट लिस्ट. ठीक है. तो इसके बारे में सब कुछ बताया हुआ है मैंने आपको, बस जो लिखना है बस वो लिख लो. स्टेट लिस्ट पे मैंने आपको बताया था कि इस पे सिर्फ सेंटर जो है वो कानून बना सकता है, सॉरी
यूनियन लिस्ट में सिर्फ सेंटर जो है वो कानून बना सकता है, स्टेट लिस्ट में सिर्फ स्टेट जो है वो कानून बना सकती है। लेकिन किन किन कंडीशंस में जो है सेंटर भी उसके ऊपर कानून बना सकता है वो भी मैंने आपको बताया था, ठीक है, कि जब जो है नेशनल इमरजेंसी लगी हुई हो, ठीक है, या प्रेजेंट रूल हो उस टाइम पे, या फिर राज्यसभा जो है वो कह दे कि आप जो है रूल बना सकते हो तो बनाया जा सकता है, ठीक है। और तीसरी होती है आपकी कॉन्करेंट लिस्ट। कॉन्करेंट लिस्ट को L1 L2 एंड L3 आता है आपका, तो लिख लो ऐसे, यूनियन, स्टेट, कॉन्करेंट, L1 L2 L3, ठीक है। ओरिजिनल कितने सब्जेक्ट थे वो लिख लो, और जो करंट में कितने चल रहे हैं वो लिख लो। तो ओरिजिनल में यहाँ पे कितने थे 97, अभी है 98 आफ्टर जीएसटी, ठीक है। स्टेट में कितने होते थे 66, अभी कितने हैं 59, यहाँ पे कितने थे 47, अभी कितने हैं 42, ठीक है, सॉरी 52। तो ये आपका ये इंपॉर्टेंट है, ये पूछ लिया जाता है कि स्टेट लिस्ट जो है ये आपकी, या कॉन्करेंट लिस्ट, स्टेट लिस्ट, ये इनके जो सब्जेक्ट जो है वो कौन से शेड्यूल में आते हैं, शेड्यूल 7 में आते हैं। नेक्स्ट लिखो शेड्यूल 8। शेड्यूल 8 इट टॉक्स अबाउट लैंग्वेजेस रिकॉग्नाइज्ड बाय द कॉन्स्टिट्यूशन। लैंग्वेजेस रिकॉग्नाइज्ड बाय द कॉन्स्टिट्यूशन। उसके अलावा क्योंकि आज पहली बार अमेंडमेंट की बात आ रही है ना, तो जितनी भी अब तक की जो इंपॉर्टेंट अमेंडमेंट्स जो है ना, वैसे मैं सारी भेज दूंगा आपको, ठीक है। मेरे पास 100 तक अमेंडमेंट्स जो है वो पड़ी हुई हैं, ठीक है। 100 के बाद जो आई हैं इंपॉर्टेंट, जैसे 101st अमेंडमेंट इंपॉर्टेंट थी, सेकंड भी इंपॉर्टेंट थी, थर्ड आपकी जीएसटी वाली थी, और फोर्थ भी इंपॉर्टेंट थी, ठीक है। तो आई थिंक मेरे पास 105 तक पड़ी होंगी, और उसके बाद वाली जो है वो नहीं होगी, वो मैं ढूंढ के जो है वो आपको सेंड कर दूंगा। उसके अलावा जो इंपॉर्टेंट अमेंडमेंट्स जो है ना आपकी, वो आपको याद करनी है, वो मैं एज इट इज बताता जाऊंगा कि ये वाली अमेंडमेंट जो है, इस अमेंडमेंट से ये काम हुआ था, ठीक है। जिस अमेंडमेंट से कुछ ना कुछ इंपॉर्टेंट काम हुआ होगा ना, वो आपको याद करनी है। जैसे कि लैंग्वेजेस में जितनी लैंग्वेजेस जो है आपकी, पहले 14 लैंग्वेजेस जो है वो हुआ करती थी, अभी करंटली आपकी 22 लैंग्वेजेस है, ठीक है। तो जब आपका कॉन्स्टिट्यूशन बना था उस टाइम पे 14 लैंग्वेजेस थी, ठीक है। तो जो आज लिखवाने जा रहा हूँ इसको एज इट इज ही नोट डाउन कर लेना, ये सिर्फ याद करने वाला है, इसमें समझाने वाला कुछ भी नहीं है, ठीक है। तो लिखो शेड्यूल 8 इट टॉक्स अबाउट, अच्छा अमेंडमेंट की बात कर रहे थे, तो जो जो इंपॉर्टेंट अमेंडमेंट्स होंगी ना वो मैं आपको बताता जाऊंगा साथ के साथ। तो आपको उन अमेंडमेंट्स को जो है वो याद करना है, क्योंकि आपके पेपर में जो है वो क्वेश्चन पूछ लिया जाता है कि ये पर्टिकुलर अमेंडमेंट जो है ये किससे रिलेटेड है, ठीक है। तो लिखो शेड्यूल 8 इट टॉक्स अबाउट लैंग्वेजेस रिकॉग्नाइज्ड बाय द कॉन्स्टिट्यूशन। लैंग्वेजेस recognized by the constitution। लिखो originally there were 14 languages। Originally there were 14 languages and now there are 22 languages। 22 languages, 14 और 22 पे अंडरलाइन लगा लो। नेक्स्ट लिखो, अब कौन कौन सी अमेंडमेंट से जो है, दूसरा अमेंडमेंट जब भी याद करते हो ना, 3 चीजें याद करनी है। एक तो कौन सी अमेंडमेंट है, कौन से ईयर में आई थी, ईयर अभी पूछते नहीं है, लेकिन कुछ अमेंडमेंट्स हैं जैसे 42nd अमेंडमेंट है और जो 44th अमेंडमेंट है, इनके ईयर जो है वो जनरली पूछ लिए जाते हैं, ठीक है। यही 2 अमेंडमेंट सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है, 42 और 42nd और 44th। लिखो सबसे पहले अमेंडमेंट्स, लिखो 21st अमेंडमेंट। 21st अमेंडमेंट ये आई थी 1967 में। 1967 में इसने क्या किया, सिंधी को जो है वो इंक्लूड कर दिया, सिंधी को लैंग्वेज इंक्लूड कर दिया। तो कितनी लैंग्वेजेस होगी 67 में 15 हो गई, ठीक है। नेक्स्ट आती है 71st अमेंडमेंट, ये आती है 1992 में। 1992 में इसमें कौन कौन सी लैंग्वेजेस इंक्लूड हुई, कोंकणी, KONKANI कोंकणी, नेक्स्ट थी आपकी मणिपुरी, नेक्स्ट थी आपकी नेपाली, ठीक है। तो कई बार सवाल आ जाता है कि नेपाली जो है वो हमारी क्या कहते हैं शेड्यूल 8 की लैंग्वेज है या फिर नहीं है। बच्चे ये सोच के ना कि ये तो बाहर की लैंग्वेज है, ये कहाँ से होगी हमारे शेड्यूल में, इस पे रॉन्ग जो है वो मार्क नहीं करते इस पे, ठीक है। तो ये जो है हमारी लैंग्वेज है नेपाली। नेक्स्ट देखो 92nd अमेंडमेंट, ये आई थी आपकी 2003 में। 2003 इसने 4 लैंग्वेजेस जो है उनको इंक्लूड किया। लिखो बोडो, मैथिली,
MAITHAILI मैथिली, संथाली SANTHALI संथाली, और एक और थी डोंगरी। डोंगरी नहीं है, डोगरी है, DOGRI डोगरी। डोगरी ये बोली जाती है आपकी जम्मू और हिमाचल वाले एरिया में, डोगरी। नेक्स्ट लिखो, हाँ ये 7 लैंग्वेजेस हो गई आपकी, सॉरी 8 हो गई है ना, तो 14 + 8 22, 4 और 8, ठीक है। और एक और लिखो, 96th अमेंडमेंट एक्ट 2011 changed ओडिया टू ओडिया। उड़ीसा में लैंग्वेज एक बोली जाती है जिसको पहले ओरिया बोला जाता था, ORIYA, उसका नाम जो है उन्होंने चेंज कर दिया ओडिया, ODIYA, ठीक है, 2011 में। इसी के साथ आपका जो शेड्यूल जो है वो खत्म हो जाता है। एक ना छोटा सा टॉपिक होता है हमारा ऑफिशियल लैंग्वेज का, ठीक है, ये आता है आपका पार्ट 17, ठीक है, इसमें आर्टिकल आता है 344 से लेके 351 तक। इंपॉर्टेंट बिल्कुल नहीं है, बस आपकी जनरल इंफॉर्मेशन के लिए आपको ये पता होना चाहिए कि जब ये बात हो रही थी हमारी इसकी क्या कहते हैं, जब हम कॉन्स्टिट्यूशन जो है वो बनाने जा रहे थे तो उसमें कुछ चीजें जो है वो डिस्कस की गई थी। उसमें ये बोला था कि हिंदी को जो है वो देवनागरी स्क्रिप्ट जो है उसमें लिखा जाएगा, और जो क्या कहते हैं जो आपके वर्ड्स जो हैं उनको देवनागरी में नहीं लिखा जाएगा। वो जैसे आपके जो इंटरनेशनली जो वर्ड्स जो है वो यूज किए जाते हैं, जैसे 1 को हम ऐसे लिखते हैं, 2 को ऐसे लिखते हैं, 3 को ऐसे लिखते हैं, इनको एज इट इज ही यूज किया जाएगा। जो आपका ये होता है ना देवनागरी, उसमें 1 को किसी और तरीके से लिखा जाता है, 2 को आई थिंक ऐसे करके लिखा जाता है, 3 ऐसे लिखा जाता है, 4 आई थिंक ऐसे होता है, ऐसे करके कुछ होता है, ठीक है, तो वो होते हैं आपके देवनागरी। तो उसमें ये डिसाइड हुआ था कि हिंदी जो लैंग्वेज जो लिखी जाएगी वो देवनागरी स्क्रिप्ट में लिखी जाएगी, और जो नंबर्स हैं उनको एज इट इज ही जैसे ऑल ओवर द वर्ल्ड यूज होते हैं वैसे यूज किया जाएगा, उसमें देवनागरी जो वर्ड्स जो है उनको यूज नहीं किया जाएगा। इसके नोट जो है वो मैंने आपको एज इट इज ही जो है वो आपको भेज दिया, उनको पढ़ देना एक बार। उसके अलावा उन्होंने ये बात की गई थी कि इंडिया जो है उसको ऑफिशियल पर्पस के लिए इंग्लिश जो है उसको यूज करेगा, ठीक है, और उसके अलावा 15 साल के बाद प्रेजेंट जो है वो डिसाइड करेंगे कि हमें जो है इंग्लिश में कंटिन्यू करना है या फिर नहीं करना है। उसके अलावा प्रेजेंट जो है एक कमीशन जो है उसको अपॉइंट करेंगे जिसका काम क्या होगा कि धीरे धीरे इंग्लिश को जो है वो रिमूव करना है। उसके अलावा एक बात और आपको बता दूं कि क्या कहते हैं क्योंकि हमारे पास जो यूपीएससी का इंटरव्यू होता है ना, क्योंकि उसमें तो सबको पता है कि हाँ आपकी मर्जी होती है, अगर आप चाहो तो इंग्लिश में इंटरव्यू दो, और अगर आप चाहो तो जो अपना पर्सनैलिटी टेस्ट जो होता है वो आप चाहो तो हिंदी या किसी और लैंग्वेज में भी दे सकते हो, ठीक है। वही सेम गोज पर जो आपका पीपीएससी जब आपका इंटरव्यू जो है वो कंडक्ट करवाती है, तो उसमें भी यही होता है कि अगर मान लो आपकी जो इंग्लिश जो है वो क्या कहते हैं इतनी फ्लुएंट जो है आपकी इंग्लिश नहीं है, तो आप जो है वो सिंपली उनको कह सकते हो कि सर कि आई वाज नॉट दैट प्रिविलेज्ड कि मैं इतना फ्लुएंट जो है वो इंग्लिश में नहीं हूँ, तो आप क्या कहते हैं प्लीज आप जो है अगर आप मुझे अलाउ करें तो मैं जो अपना इंटरव्यू जो है वो मैं हिंदी में देना चाहता हूँ या मैं पंजाबी में देना चाहता हूँ, ठीक है। तो पीपीएससी भी जो है इसमें कोई इशू जो है वो आपका नहीं होता। और ज्यादातर जो हुआ जो होता है ना, क्योंकि हमारे पास जुडिशरी के बच्चे भी ये वाला जो मॉड्यूल जो है वो ले रहे हैं, तो उनको भी जो है उनके सामने ये जो हुआ जो है इंग्लिश वाला कि ये क्रिएट किया जाता है कि आपका जो इंटरव्यू होगा वो इंग्लिश में होगा। ऐसा कुछ नहीं होता है, ठीक है। अगर आप चाहो, मेरे बहुत से फ्रेंड्स जो है वो इस लाइन में हैं, वो क्या कहते हैं उन्होंने ये जो जुडिशरी के एग्जाम जो है वो क्लियर किए हैं, तो वो उनसे पूछ के ही मैं आपको बता रहा हूँ कि जो यहाँ पे ये जो यूपीएस आपका ये जो जुडिशरी में जो एग्जाम जो है वो कंडक्ट करवाए जाते हैं, क्योंकि यूपीएससी और पीपीएससी का मुझे पता था, जो आपका ये जुडिशरी जो था इसका मैंने कंफर्म करवाया, वो कहते हैं कि ऐसा कोई इशू नहीं होता। अगर आप उनको बोलो कि सर कि मैं जो है इंग्लिश में उतना फ्लुएंट नहीं हूँ, तो आपका वो जो है इंटरव्यू जो है वो हिंदी में या जिस लैंग्वेज में आप प्रेफर करते हो, पंजाबी में, अगर पीपीएससी का इंटरव्यू दे रहे हो पंजाबी में, और अगर आप पीपीएससी का इंटरव्यू भी हिंदी में दे रहे हो तब भी कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। बस आपकी लैंग्वेज जो है वो समझ में आनी चाहिए, ठीक है। दूसरा, आपकी इंटेलिजेंस जो है वो ऑलरेडी चेक हो चुकी होती है आपके प्री और मेंस के लेवल पे, ठीक है। अभी सिर्फ इंटरव्यू में उनको आपका
जो पर्सनैलिटी जो है बस उसको देखना होता है, ठीक है, कि क्या ये इंसान इस पर्टिकुलर पोस्ट के लायक है। और किसी इंसान का किसी पर्टिकुलर पोस्ट के लिए लायक होना उसकी जो लैंग्वेज जो है या उसका जो क्या कहते हैं वे ऑफ कम्युनिकेशन जो है वो डिसाइड नहीं करता है, ठीक है। तो बस वो अपनी बात जो है उसको कम्युनिकेट जो है सामने वाले को कर सके, बस वो मेन मुद्दा होता है। तो आप जो अपना जो इंटरव्यू जो होता है वो आप हिंदी, पंजाबी, इंग्लिश या किसी और लैंग्वेज में भी आप अपना इंटरव्यू जो है वो दे सकते हो, ठीक है। कहाँ थे हम? हाँ, प्रेजेंट जो है वो अपॉइंट करेगा एक कमीशन जिसका काम क्या होगा कि धीरे धीरे इंग्लिश को जो है वो फेज आउट करना है। उसके अलावा एक बड़ा मुद्दा जो है वो चलता रहता है कि क्या कहते हैं जो हमारी देश की लैंग्वेज जो है वो हिंदी है, ये है, वो है, ऐसी कोई लैंग्वेज जो है RTI डाल के देख लेना, ऐसी कोई लैंग्वेज जो है मतलब नेशनल लैंग्वेज जो है वो कोई भी नहीं है। बस ये है कि हाँ ऑफिशियल लैंग्वेज जो है वो एक रखी हुई है कि जो ऑफिशियल काम होगा वो इंग्लिश में होगा। हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट का जितना भी काम होगा या आपके कोर्ट्स का जितना भी काम होगा वो इंग्लिश में होगा, ठीक है। ये बस ये कुछ बातें हैं। ये जो ऑफिशियल लैंग्वेज नाम से मैंने आपको एक डॉक्यूमेंट जो है वो सेंड किया है, बस उसको पढ़ लेना, ठीक है। क्वेश्चन उसमें से कुछ भी नहीं पूछा जाएगा, बस आपकी लैंग्वेज आपकी क्या कहते हैं जीके के लिए बस आपको इतनी चीजें जो है वो पता होनी चाहिए थी, ठीक है। तो इसी के साथ हमारी क्लास जो है आज की समाप्त होती है। कल की क्लास में हम जो है शेड्यूल 9 और शेड्यूल 10 जो है वो कवर करेंगे। शेड्यूल 11 और शेड्यूल 12 में आपको नहीं करवाऊंगा, वो जब पंचायती राज करवाऊंगा ना वो तब करवाऊंगा आपको, ठीक है। तो 10 शेड्यूल तक जो है 9 शेड्यूल काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है। वो जो मेगा मैम वाली क्लास है वो आप देख लेना, IR कोहिलो करके ऐसे करके सर्च कर लेना, IR कोहिलो और साथ में SRS IAS अकेडमी लिख देना, ठीक है, या फिर साथ में मेगा शर्मा लिख देना, ठीक है। तो क्योंकि वो मैम की क्लास है तो उनके नाम से ये जो क्लास जो है वो आपको मिल जाएगी, ठीक है। और ये क्लास पहले देख लेना। दूसरा कल जो है इसके बारे में हमने करना है, IR कोहिलो केस समझाना है आपको और केशव नंदा भारती केस जो है वो थोड़ा सा डिस्कस करेंगे। अगर मुझे जरूरत फील हुई तो मैं सारा ही डिस्कस कर दूंगा, ठीक है। लेकिन क्योंकि टाइम की जो है वो दिक्कत रहेगी, क्योंकि इसके लिए ये जो केशव नंदा भारती केस है ना, इसमें इन्होंने बेसिक स्ट्रक्चर की बात की थी। वो बेसिक स्ट्रक्चर की एक अलग से क्लास होती है, तो मैं टाइम मैनेज करके देख लूंगा। अगर होता हुआ तो मैं कल ही करवा दूंगा, ठीक है, मतलब इसी शेड्यूल 9 में ही उसको कवर करवा दूंगा। अगर ना होता हुआ तो फिर उसकी जो है वो अलग से क्लास आएगी, ठीक है। और शेड्यूल 10 जो है वो एंटी डिफेक्शन लॉ की बात करता है, क्योंकि दोनों टॉपिक जो है इंपॉर्टेंट है, इन पे अलग अलग चैप्टर जो है वो बना हुआ है, ठीक है। तो शेड्यूल 10 जो है वो मैंने आपको करवाना है और इसी के साथ आपका शेड्यूल 10 भी हो जाएगा। और जो आपका एंटी डिफेक्शन लॉ जो है एक अलग से चैप्टर दिया हुआ है आपका उसमें लक्ष्मीकांत में, वो भी आपका कवर हो जाएगा, ठीक है। और टॉपिक्स जो है थोड़े लंबे हैं, तो इस वजह से मुझे लग रहा है कि मे बी जो हमारा ये जो है केशव नंदा भारती केस जो है वो सारा डिस्कस नहीं हो पाएगा, लेकिन जितना भी शेड्यूल 9 से रिलेटेड होगा वो आपको करवा दिया जाएगा, ठीक है। और उसके बाद कल की क्लास के बाद सैटरडे को जो है या नेक्स्ट आपका जो भी डे आएगा बनेगा, उसमें मैंने जो आपको 2 क्वेश्चन जो है वो लिखवाए हैं वो मैं उस क्लास में जो है वो क्वेश्चंस आपको डिक्टेट कर दूंगा। और आपको जो है वो क्वेश्चन मेरे डिक्टेट करने से पहले वो क्वेश्चन आप जो है मुझे लिख के भेज दोगे तो मैं चेक कर दूंगा और क्या कहते हैं आपको जो आपकी गलतियां जो हैं वो पता चल जाएंगी, ठीक है। तो इसी के साथ आपकी क्लास आज की जो थी वो यहीं तक थी। थैंक यू सो मच।